नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 9 समकालीन भारत या नहीं जो भूगोल की किताब है उसके पाठ नंबर 3। पाठ का नाम है अफवाह है। इसके अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। आइए प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमने इस पाठ को 3 भागों में बांटकर पढ़ा है। 2 भागों में तो हमने जो किताब में लिखा गया है विभिन्न नदियों के बारे में उस पर चर्चा की और साथ ही साथ एक शानदार मानचित्र ये इस पाठ में दिया गया था। एक भाग पर उससे नदियों को समझने का प्रयास किया है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप उन उन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि ये प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रतिदिन 6 से 12 तक की NCERT कक्षाओं में से किसी एक कक्षा पर चर्चा की जाती है और ये चर्चाएं NCERT किताबों पर आधारित हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि 4 विकल्पों में से सही उत्तर छठे निम्न में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को प्रदर्शित करता है? इसका सही उत्तर था केंद्र अभिमुख। उस केंद्र अभिमुख। उसके बाद बुलर झील जैसे कि आप लोगों ने देखा था जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। निम्नलिखित में कौन लवणी झील है? सांभर झील राजस्थान में लवणी झील है। और प्रायद्वीपीय भारत के सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी दूसरी लंबी नदी है। उसके बाद अगर हम बात करें निम्नलिखित नदियों में कौन सी भ्रंश घाटी से बहती है? ताप्ती एवं नर्मदा नदियां भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं या बहती हैं? यहाँ पर नर्मदा नहीं दिया गया था, इसीलिए ताप्ती सही उत्तर इसका हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न देखें कि जल विभाजक का क्या अर्थ है? एक उदाहरण दीजिए। कोई उच्च भूमि जैसे पर्वत जो 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को अलग करते हैं उसे जल विभाजक कहा जाता है। उदाहरणतया सिंधु और गंगा नदी के बीच का जल विभाजक अम्बाला इसके जल विभाजक पर स्थित है। प्रश्न नंबर 2 आप लोग देखें कि भारत की सबसे विशाल द्रोणी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की क्या है? सबसे विशाल द्रोणी है, जो 2500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। 2525 किलोमीटर जो भारत की सबसे लंबी नदी है। सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जबकि गंगा नदी 2 अलग अलग नदियों के मिलने से बनती है। गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है जो हिमालय के दक्षिणी ढलान पर है। अगर देखें तो गंगा नदी देवप्रयाग में जब अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ मिलती हैं तब बनती हैं। गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखे। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर नदी का निर्माण करते हैं? गंगा की 2 मुख्य धाराएं भागीरथी एवं अलकनंदा हैं। उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है लंबी धारा के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है तथा तिब्बत में इसे बहुत कम पानी प्राप्त होता है, इसलिए इसे तिब्बत के क्षेत्रों में कम गाद पाया जाता है। इसके विपरीत यह नदी भारत में प्रवेश करती है तो यह ऐसे क्षेत्रों से होकर गुजरती है जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। यहाँ नदी बहुत अधिक पानी लेकर जाती है, इसी कारण इसमें गाद की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में वर्षा होती है, पानी इस नदी में आता है और इसीलिए इसमें पानी बढ़ जाता है, क्योंकि तिब्बत क्या है, तिब्बत में मौसम शुष्क रहता है और मौसम ठंडा रहता है और शुष्क है वहाँ की भूमि, इसलिए तिब्बत में इसे कम पानी प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में भी गाद कम होता है, इसीलिए तिब्बत में इसमें गाद कम होता है। प्रश्न नंबर 6 कौन सी 2 प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण
करते हैं। प्रश्न नंबर 6, नर्मदा एवं ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी या नहीं गर्त से होकर बहती हैं और समुद्र में प्रवेश करने से पहले ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। प्रश्न नंबर 7, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। नदियाँ एवं झीलें नदी के बहाव को नियंत्रित करती हैं। झीलें क्या करती हैं? नदी के बहाव को नियंत्रित करते हैं। ये अतिवृष्टि के समय बाढ़ को रोकती हैं। अनावृष्टि के समय ये पानी के बहाव को बनाए रखती हैं। इनका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ये आसपास के जलवायु को मृदु बनाती हैं तथा लवणीय परितंत्र को संतुलित बनाए रखती हैं। ये प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती हैं तथा पर्यटन का विकास करने में सहायता प्रदान करती है और मनोरंजन के भी यहाँ दृश्य देखे जाते हैं। मनोरंजन के लिए नौकायन है या अन्य तरह के क्रियाकलाप किए जाते हैं। नीचे दिए गए कुछ झीलें के नाम हैं। इसमें से प्राकृतिक एवं मानव निर्मित झीलों को अलग अलग छांटा है। देखेंगे आप लोग यहाँ पर बुलर झील एक प्राकृतिक झील है। डल झील प्राकृतिक झील है। नैनीताल झील प्राकृतिक झील है। भीमताल झील प्राकृतिक झील है। गोविंद सागर यह मानव निर्मित है। लोकटक यह प्राकृतिक झील है। बारापानी भी एक प्राकृतिक झील है। चिल्का झील भी एक प्राकृतिक झील है। सांबर झील भी एक प्राकृतिक झील है। राणा प्रताप सागर एक मानव निर्मित झील है। निजाम सागर मानव निर्मित झील है। पुलिकट प्राकृतिक झील है। नागार्जुन एक प्राकृतिक न होकर के मानव निर्मित झील है और हीराकुंड भी एक क्या है? मानव निर्मित झील है। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। कक्षा 9 वाले की प्राकृतिक झीलों में जैसे कि हमने अभी बताया, बुलर, डल, नैनीताल, भीमताल, लोकटक, बारापानी, चिल्का, सांबर एवं पुलिकट। ऐसे ही मानव निर्मित में आप लिख सकते हैं गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। हिमालयी नदियों की बात अगर हम करें तो ये अधिकतर हिमालयी नदियाँ क्या होती हैं? 12 महीने पानी इनमें रहता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें पूरे वर्ष 12मासी है, मतलब पूरे वर्ष भर इनमें पानी रहता है। और साथ ही साथ ये ऊंचे पर्वतों पर मौजूद बर्फ के पिघलने से पानी प्राप्त करती हैं या इनको पानी मिलता है। प्रायद्वीपीय नदियों की अगर बात करें, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ बरसाती होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का बहाव बरसात पर निर्भर करता है। उसके बाद अगर हम देखें हिमालयी नदियों का, उनके उद्गम से समुद्र तक का मार्ग लंबा है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का मार्ग उद्गम से समुद्र तक कुछ छोटा है एवं छिछला है। हम देखें नंबर 3, हिमालयी नदियों का उद्गम स्थान पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं एवं बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। नंबर 4, ये उत्तर के समतल मैदानों में बहती हैं हिमालयी नदियां और सिंचाई, खेतीबाड़ी और जहाजरानी उद्देश्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां चट्टानी धरातल पर बहती हैं, इसलिए न तो इसमें जहाजरानी के लिए और न ही सिंचाई के लिए यह उपयुक्त होते हैं। हिमालयी नदियों की अगर बात करें तो ये विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि ये नदियां छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं। उसके बाद हम देखें प्रश्न नंबर 5 है, प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में अंतर अगर आप देखेंगे तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदी क्या हैं? पूर्व की ओर बहती हैं, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हैं और ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का अपवाह तंत्र विकसित एवं आकार क्या है? बड़ा है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाले नदी तंत्रों का
नदी तंत्र क्या है, विकसित नहीं है। उनकी सहायक नदियाँ आकार में छोटी हैं। नंबर 4, ये नदियाँ बहुत गहरी नहीं होती हैं। कौन सी नदियाँ? पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, जबकि ये नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं, मतलब गहरी होती हैं। और नंबर 5, ये नदियाँ जो पूर्व की ओर बहने वाली हैं, पूर्वी तट पर बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नदी ज्वारमुख का निर्माण करती हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ क्यों महत्वपूर्ण है? नदियाँ किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ बिंदु जो नदी की महत्ता को प्रदर्शित करते हैं, ये नीचे दिए गए हैं। नदियों से हमें प्राकृतिक ताज़ा मीठा पानी मिलता है, जो मनुष्य सहित अन्य जीव जंतु के लिए भी क्या है, आवश्यक है। ये नई मृदा बिछाकर उसे खेती योग्य बनाते हैं, जिससे बिना अधिक मेहनत के इस पर खेती की जा सके। नंबर 3, नदियों के तटों पर प्राचीन काल से ही आदिवासी या नहीं लोग रहे हैं, और ये बस्तियां कालांतर में बड़े शहर बन गई। नंबर 4, ये जल के बहाव को नियंत्रित करने में सहायता देती हैं। नंबर 5, ये भारी वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है। नंबर 6, ये शुष्क मौसम के दौरान पानी का एक समान बहाव बनाए रखते हैं। नंबर 7, इनकी सहायता से जल विद्युत पैदा की जाती है। नंबर 8, ये आसपास के वातावरण को मृदु बना देती हैं। ये नंबर 9, ये जलीय प्रतंत्र को बनाए रखती हैं। और नंबर 10, ये प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। नंबर 11, ये पर्यटन का विकास करने में सहायता प्रदान करते हैं और नौकायन इत्यादि के लिए मनोरंजन का कार्य भी करती हैं। उसके बाद मानचित्र कौशल। भारत के मानचित्र में गंगा, सतलुज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती महानदी एवं ब्रह्मपुत्र नदियों को लिखना है। और झीलों की अगर बात करें तो चिल्का, बुलर, पुलिकट, कोलेरू झीलों को भी दिखाना है। आप देख रहे हैं सिंधु नदी और सतलज नदी। गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, गंगा नदी। ऐसे ही महानदी, इसी प्रकार से चिल्का झील है और गांधी सागर बांध है, सांभर झील है, और इसी प्रकार से अन्य झीलें भी हैं। आप लोग हमारे कक्षा 9 के मानचित्र वाले भाग को देखेंगे। मानचित्र से जिसमें नदियों को समझाया गया है, उससे आप लोग इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि क्रियाकलाप के विषय में दिया गया है बाएं से दाएं कि नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है। नागार्जुन जो परियोजना है यह कृष्णा नदी पर है। और उसके बाद भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी 2525 किलोमीटर, भारत में 2071 किलोमीटर। ब्यास कुंड से उत्पन्न होने वाली नदी ब्यास नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी की अगर हम बात करें तो यह ताप्ती नदी है। प्रश्न नंबर 5, बंगाल का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, किस नदी पर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। नंबर 7, रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है। रोहतांग दर्रे से अगर हम बात करें तो रोहतांग दर्रे से अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से निकलने वाली नदी का नाम हम देखें तो यह रावी नदी है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से निकलती है। इसके बाद हम अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत के सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे ऊपर से नीचे। यहाँ पर दो इस प्रकार के आप लोगों को दिए गए हैं। इसमें आप लोग नंबर 1 में जैसे हमने बताया कि कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर बांध, ऐसे ही नंबर 2 में हमने देखा था भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। आप लोगों को इस तरीके से इनमें भरना है, ये बाएं से दाएं को भरना है।
इसके बाद आप लोगों को अगले पेज में ऊपर से नीचे की ओर भरना है। आप यहाँ पर एक बार प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद आप लोग बड़ी आसानी से इनको कर लेंगे। ऊपर से नीचे सिंधु की सहायक नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश है। सिंधु की सहायक नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश है चेनाब नदी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, भ्रंश अपवाह से होकर अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा नदी। उसके बाद दक्षिण भारत की नदी जो ग्रीष्म एवं सर्द दोनों ऋतुओं में वर्षा का जल प्राप्त करती है। अगर प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो ये नदी कावेरी नदी है। उसके बाद अगर हम आगे चर्चा करें कि लद्दाख, गिलगित तथा पाकिस्तान में बहने वाली नदी, प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो ये सिंधु नदी है जो जिसकी चर्चा हमने पहले ही भाग में की थी। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी जो गुजरात में जाकर विलुप्त हो जाती है। पाकिस्तान में चेनाब में मिलने वाली नदी झेलम नदी। यमुनोत्री हिमानी से निकलने वाली नदी यमुना नदी है। आप लोगों को जो यहाँ पर इस तरीके से भरना है आप लोग भर सकते हैं, बड़े आराम से भर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर बता दिया गया है। चाहे तो आप लोग अपने किताब में इन उत्तरों के माध्यम से आराम से इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक करके भर सकते हैं। आगे देखें कि इसके विषय में यहीं पर हम चर्चा समाप्त करेंगे क्योंकि इतने ही अभ्यास प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।